हेलो एवरीवन, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का नेक्स्ट टॉपिक डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है उसमें इसने बताया, जो डी ब्रोगली नाम का साइंटिस्ट है उसने कहा कि कोई भी जो पार्टिकल होता है वो पार्टिकल तो है ही है क्योंकि वो तो उसका नेचर है, प्लस अगर वो पार्टिकल मोशन में आ जाता है तो वो पार्टिकल एक वेव की तरह भी बिहेव करेगा। अब वेव की तरह बिहेव करेगा कैसे और उसकी वेवलेंथ कितनी होगी, तो यहाँ पे डी ब्रोगली ने बताया कि when a particle is in motion then a wave is associated with it, which is called जो उस वेव एसोसिएटेड होगी उस वेव का नाम भी इन्होंने क्या दे दिया, डी ब्रोगली वेव। ठीक है, डी ब्रोगली वेव। और इस वेव की जो वेवलेंथ होगी वो होगी h डिवाइड बाई p, h डिवाइड बाई m v। मीन्स जैसे कोई भी पार्टिकल है, अगर उस पार्टिकल का मास m है और ये पार्टिकल मोशन के अंदर है, तो अगर पार्टिकल है ये मोशन में भी है तो यहाँ पे ये पार्टिकल बिहेव करेगा एज ए वेव और उस वेव की वेवलेंथ होगी इतनी और ये वेव उस पार्टिकल को कंट्रोल करेगी, पूरी तरह से कंट्रोल करेगी। ये कहाँ पे पार्टिकल जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, मीन्स उसकी वेव एसोसिएटेड होगी पार्टिकल के साथ। क्या ये वेव सारे पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड होती तो सारे पार्टिकल के साथ ही है, चाहे हम एक बड़ी सारी गाड़ी ट्रेन कुछ भी ले, वेव एसोसिएटेड पक्का होगी अगर वो मोशन में है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि अगर पार्टिकल का मास बहुत ज्यादा है, क्योंकि वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, अगर मास बहुत ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, स्मॉल, वेवलेंथ बहुत ही ज्यादा स्मॉल। अगर मैं मास को बहुत बड़ा ले लूं, जैसे कोई गाड़ी या ट्रेन ले ले, तो मास क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा, तो उसकी जो वेवलेंथ है ना बहुत ही स्मॉल होगी और हम उसको डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे लैब के अंदर। तो इसका मतलब हम जो ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है एप्लीकेबल हर जगह, क्लासिकल और क्वांटम, मतलब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स पे और मैक्रोस्कोपिक पे दोनों जगह एप्लीकेबल है। बट इसको हम सिग्निफिकेंटली देख सकते हैं इन माइक्रो ऑब्जेक्ट्स के अंदर, जो ऑब्जेक्ट्स को हम बेयर आइज से नहीं देख सकते, जिसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो उनके लिए जो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है वो सिग्निफिकेंट ज्यादा है, उसको हम इजिली डिटेक्ट कर सकते हैं उनकी वेवलेंथ को। तो एसोसिएटेड सबके साथ होगी, अगर मैं बोलूं मार्कर मूव कर रहा था इसके साथ भी वेव एसोसिएटेड है, बट इसकी वेवलेंथ क्या होगी, बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगी। तो ये थी हमारी डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब जो ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है इसके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था। अब यहाँ पे इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे। क्वेश्चंस करने से पहले सबसे पहले हम इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं कि इसको हम किस किस टर्म में, डी ब्रोगली वेवलेंथ को हम किस किस टर्म में लिख सकते हैं। तो देखो, सबसे पहले तो इसको टेम्परेचर की टर्म में देखते हैं, इन टर्म ऑफ टेम्परेचर के टर्म में वेवलेंथ को देखेंगे। तो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया, अब हमने +1 क्लास में काइनेटिक थ्योरी पढ़ी थी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग किसी भी गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती थी, 3/2 kBT। केबी क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यहाँ पे एक्चुअल में 3 की बजाय हम लिखते हैं एफ। एफ क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, एफ क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ
फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, हम जो भी पार्टिकल लेंगे अगर वो मोनोमोलिक्यूल्स है, डाइमोलिक्यूल्स है, ट्राइमोलिक्यूल्स, उसके अकॉर्डिंग डिग्री ऑफ फ्रीडम चेंज हो जाएगा। अगर हमने लिया ये मोनोमोलिक्यूल्स, एक ही मोलिक्यूल है, तो उसके लिए जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो इन जनरली जो भी पार्टिकल लेंगे हम वो मोनोटॉमिक ही होगा। तो मोनो एटॉमिक है तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हो गई 3/2 kBT। तो काइनेटिक एनर्जी इतनी हो गई। अब इसको वेवलेंथ को काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में लिखो। देखो लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा 12 mv²। ठीक है, अब v², काइनेटिक एनर्जी को मैं डिनोट कर देती हूँ सिंपल k से। E से डिनोट कर लो या फिर k से, E से डिनोट कर लो, E से। अब कितना होगा, ट्वाइस ऑफ E इज इक्वल टू mv²। हमें वैल्यू चाहिए mv की, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, m से ऊपर डिवाइड कर दो, m से मल्टीप्लाई कर दो। mv की वैल्यू के लिए m को इस तरफ ले जाओ, इज इक्वल टू यहां पे क्या आ गया, mv का होल स्क्वायर। यहां से स्क्वायर को हटाओगे तो इस साइड के चला जाएगा ये अंडर रूट। ठीक है, तो mv की जगह लिख दो ट्वाइस ऑफ me। तो वेवलेंथ किसके इक्वल हो गई, h डिवाइड बाई अंडर रूट 2me। ये काइनेटिक एनर्जी है, E यहाँ पे क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल। तो अब देखो हमें इसको एक्सप्लेन करना है टेम्परेचर के टर्म में। एक तो सिंपल वेवलेंथ होगी h/p, एक हो गई काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, एक हो गई टेम्परेचर के टर्म में। ये फॉर्मूले जो हम करवा रहे हैं, एक तो ये प्लस एग्जाम में दोगे तो एग्जाम के अंदर डेरिवेशन पूछेगा, सेकंड इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, देखो टेम्परेचर की वजह से जो वेवलेंथ है उस पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, मतलब एक तो थोड़ा सा इसको अगर इंटरेस्टिंग वे में समझना है कि क्या हो रहा है। अगर सोचो एक तो तुम सर्दियों में कोई भी पार्टिकल अगर उतनी ही स्पीड से जा रहा है, एक तो सर्दियों में जा रहा है जहां पे टेम्परेचर 16 डिग्री, 15 डिग्री, 10 डिग्री, 8 डिग्री है, तो उस टाइम पे उसकी वेवलेंथ क्या होगी। एक गर्मियों में जब टेम्परेचर अभी 40 डिग्री, 42 डिग्री है, 30 डिग्री, 35 डिग्री है, तो अब टेम्परेचर, तो वेवलेंथ चेंज हो रही है। देखो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, गर्मी या सर्दी चेंज हो रही है, तो यहाँ पे पार्टिकल की वेवलेंथ भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो कितनी चेंज होगी, तो E की जगह ये वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा h डिवाइड बाई अंडर रूट ट्वाइस ऑफ m। E की जगह 3/2 kBT, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच जाएगा, h डिवाइड बाई अंडर रूट 3m kBT। ठीक है, वेवलेंथ आ गया अंडर रूट 3m kBT। और यहाँ पे kB क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, T टेम्परेचर होगा, M मास होगा किसका, पार्टिकल का, H प्लैंक्स कांस्टेंट होगा। तो वेवलेंथ के देखो 3 फॉर्मूले हमने पढ़ दिए, एक तो h डिवाइड बाई mv, एक हो गया h डिवाइड बाई अंडर रूट 2me और एक h डिवाइड बाई अंडर रूट 3m kBT। एक और फॉर्मूला है इसका, वो क्या है, इसकी पोटेंशियल की टर्म में, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल सकते हो, स्टॉपिंग पोटेंशियल की टर्म में, सिंपल पोटेंशियल लगा लो कि सिंपल पोटेंशियल की टर्म में, कि जब हम फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर एनोड का पोटेंशियल चेंज करते हैं तो पार्टिकल की वेवलेंथ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पोटेंशियल की टर्म में देखो, ठीक है, इसको रब कर दो, ये इधर कर दो, इन टर्म ऑफ पोटेंशियल, इन टर्म ऑफ पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल के टर्म में बिल्कुल सिंपल सा, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, ईवी नॉट। जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला एक्सपेरिमेंट है उसमें हमने पढ़ा था ना कि जो पार्टिकल्स हैं उनको रोकने के लिए, पार्टिकल्स भाग रहे उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, उनको रोकने के लिए जो एनर्जी चाहिए ईवी नॉट,
वही पढ़ा था ना हमने थ्योरी के अंदर, तो वहां से आ गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ईवी नॉट। तो यहां से इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई अंडर रूट। अब देखो यहां से दो फॉर्मूले बनते, या तो तुम इधर ही पुट करोगे काइनेटिक एनर्जी, तो इधर ही है 2m eV0, ये बन गया हमारा वेवलेंथ इन टर्म ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, इन टर्म ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसकी एक शॉर्ट फॉर्म भी होगी 12.27 एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई रूट V0। V0 जरूरी नहीं है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल ही जरूरी नहीं है, कोई और पोटेंशियल भी हो सकता है, कोई सिंपल मीडियम मिडल वाला कोई पोटेंशियल, तो सिंपल V भी हो सकता है, बट हम वैसे लिख देते हैं V0। ठीक है, जब यहाँ पे H की वैल्यू पुट करोगे, M की वैल्यू पुट करोगे, इलेक्ट्रॉन्स की वैल्यू पुट करोगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज की, ठीक है, क्या जरूरी है इलेक्ट्रॉन का चार्ज? डिपेंड करता है, कोई भी पार्टिकल है जो मोशन में, तो उसका चार्ज मास, ठीक है, और 2 जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 12.27 एंगस्ट्रॉम, और डिवाइड बाई V की वैल्यू ये डी मिलेगी क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हो गया हमारा शॉर्टकट में याद रखने के लिए ये, तो इसके एक फॉर्मूला, 2, 3 और ये हो गए 4 फॉर्मूले। ठीक है, कर लोगे अब ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली, ब्रोगली की बजाय इसका नाम ब्रोगी भी है। ठीक है, जनरली हम ब्रोगली बोल देते हैं, लेकिन इसका जो एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन है, जहां का ही साइंटिस्ट है वहां पे इसको ब्रोगी बोलते हैं, ब्रोगी। ठीक है, तो हो गई थ्योरी। अब इसका डेरिवेशन देखते हैं। ठीक है, उसके बाद इसके न्यूमेरिकल करेंगे, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स। ठीक है, 2 पार्ट्स में आएंगे इसके न्यूमेरिकल। फर्स्ट पार्ट में तो सिंपल जैसे बोर्ड्स के हो गए बोर्ड्स वाले न्यूमेरिकल हो गए, 1-2 क्वेश्चन वैसे होगा थोड़ा सा हाई लेवल का। और सेकंड पार्ट के अंदर वो न्यूमेरिकल करेंगे जो नीट और आईआईटी में आ चुके हैं या फिर आ सकते हैं। ठीक है, तो 2 पार्ट्स में इसके न्यूमेरिकल होंगे। अब इसका डेरिवेशन देखो, सबसे पहले इसके डेरिवेशन के लिए एक पार्टिकल के साथ एक वेव एसोसिएटेड है। वेव एसोसिएटेड है, दैट मीन्स उसके साथ कोई एनर्जी एसोसिएटेड है, तो हम एनर्जी के फॉर्मूले से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स थ्योरी, एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन थ्योरी या अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन, एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर। मतलब ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं, एक बोल रहा है कि एनर्जी h न्यू है, एक बोल रहा नहीं एनर्जी mc स्क्वायर है। अब एनर्जी तो एनर्जी होती है, तो इसको दोनों फॉर्मूले हो सकते हैं, कंपेयरिंग बोथ, कंपेयरिंग बोथ h न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर। यहां से मास की वैल्यू निकाल लो, किसके इक्वल होगी, h न्यू बाई c स्क्वायर। ये आ गया फोटोन का मास। फोटोन जरूरी नहीं है, कोई भी पार्टिकल का मास हो सकता है यहां से ये। ठीक है, अब हमें मास चाहिए था ना मोमेंटम के फॉर्मूला में, तभी तो वेवलेंथ निकलेगी। सबसे पहले देखो ये डिराइव करना है, इसमें से हमें कुछ नहीं पता, हमें ये पता है कि पार्टिकल मोशन में है। अगर पार्टिकल मोशन में, दैट मीन्स उसमें मोमेंटम होगा, तो हमें मोमेंटम पता है। तो नेक्स्ट, मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, जो पार्टिकल मूव कर रहा, हाथी घोड़ा जो भी है, उस पार्टिकल का मोमेंटम कितना होगा, मास इंटू वेलोसिटी या मास इंटू वेलोसिटी। सिंपल, मास की वैल्यू h न्यू बाई सी स्क्वायर, h न्यू बाई सी स्क्वायर। मान लेते वो पार्टिकल की जो स्पीड है या वेलोसिटी है वो c ही है, मतलब बहुत हाई स्पीड से मूव कर रहा है, जरूरी नहीं है बट मान लेते हैं कि उसकी स्पीड c है, तो c से c कैंसिल, तो p आ गया h न्यू बाई c। अब हमें यही वाला डेरिवेशन निकालना है, कोई और नहीं। तो इसके लिए देखो ph डिवाइड बाई सी, न्यू की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, c बाई लैम्डा। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती, c बाई लैम्डा, c से c कैंसिल, तो किसके इक्वल आ गया, h बाई लैम्डा, और लैम्डा आ गया h डिवाइड बाई p।
h डिवाइड बाई p। सिंपली इसके डेरिवेशन में करना क्या है, प्लैंक्स बोल रहा है एनर्जी h न्यू है, आइंस्टीन बोल रहा है नहीं एनर्जी mc स्क्वायर है। तो दोनों की बात सही रखने के लिए दोनों को बराबर में रख के मास निकाल लिया हमने पार्टिकल का। हमने कहा भाई हमें तुम्हारी एनर्जी से कोई लेना देना नहीं, बस मास बता दो कितना होगा पार्टिकल का। फिर उस मास की वैल्यू को मोमेंटम के फॉर्मूले में प्लेस कर दो और मोमेंटम के फॉर्मूले में जैसे ही रखोगे आंसर आ जाएगा। सिर्फ 4 स्टेप है, प्लैंक्स एनर्जी, आइंस्टीन एनर्जी, उनसे मास निकाल दो और मोमेंटम में पुट कर दो और 4 स्टेप्स में डेरिवेशन हो गया। ठीक है, अब यहां से है कुछ पॉइंट्स, हो गया, नोट डाउन करो। देखो अब यहां से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके बारे में कि सबसे फर्स्ट तो अगर पार्टिकल की जो स्पीड है वो 0 है तो उसके साथ जो वेवलेंथ होगी वो इनफाइनाइट होगी। अगर पार्टिकल की स्पीड 0 है तो वेवलेंथ इनफाइनाइट। इनफाइनाइट वेवलेंथ का मतलब कि एक तरह से उसका एक वेवलेंथ ऐसे बनती है ना थ्रस्ट और ट्रफ के कॉम्बिनेशन से, ठीक है, इसको एक वेवलेंथ बोलते हैं। इन्होंने कहा स्पीड 0 तो वेवलेंथ इनफाइनाइट है, मतलब एक तरह से ये जो वेवलेंथ है, वेव की लेंथ है, ये इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट एक तरह से वेव बन ही नहीं रही है, क्योंकि अगर वेव बनेगी तो उसकी वेवलेंथ होगी ना, चाहे ये बने या फिर ये बने, लार्ज होगी वेवलेंथ बट होगी। बट इन्होंने कहा कि अगर पार्टिकल की स्पीड 0 है, वेलोसिटी 0, जो भी बोलना है, तो उसके साथ इनफाइनाइट वेवलेंथ एसोसिएटेड है। दैट मीन्स नो वेव इज एसोसिएटेड विद ए मूविंग पार्टिकल। मूविंग वेव, नो वेव इज एसोसिएटेड विद ए पार्टिकल which is at rest, ठीक है, उसके साथ कोई भी वेव एसोसिएटेड नहीं होती है। जब पार्टिकल रेस्ट में होता है वो रेस्ट में होता है, उसके साथ कोई वेव नहीं जुड़ी है, वो पार्टिकल की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसमें इन्होंने बताया कि जो पार्टिकल होता है उसके अंदर अनसर्टेनिटी होती है। एक तो देखो यहां पे जो ये वेव एसोसिएटेड होगी ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगी। जो डी ब्रोगली वेव है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ठीक है, मतलब ना ये जो पार्टिकल है ये कोई कंपल्सरी थोड़े ना चार्ज्ड हो, वो अनचार्ज न्यूट्रल पार्टिकल भी हो सकता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो वो बनती है चार्ज्ड पार्टिकल के ऑसिलेशन की वजह से। एक्सीलेटेड होगा, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल एक्सीलेटेड होगा तब बनेगी, ऑसिलेट करेगा जब ये। अब ये जो पार्टिकल है वो चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये जो वेव बनी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है नहीं। ठीक है, तो ये सिंपल वैसे वेव है। उसके बाद अब जो ये वेवलेंथ होगी ना इसकी, वो कुछ ऐसी होगी वेव्स की। मतलब ये ऐसे क्यों है, जनरली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ तो कुछ ऐसी होती है, ऐसी होगी ना वेवलेंथ कि यहां तक एक वेवलेंथ बन गई, फिर नेक्स्ट वाली वेवलेंथ बन गई। तो इन्होंने कहा कि अगर ये वेवलेंथ है, ठीक है, तो एक इस जो डी ब्रोगली वेव है, यहां पे हम जो इसके साथ वेव एसोसिएटेड होती है उस वेव की हेल्प से हम ये नहीं बता सकते कि पार्टिकल कहां पे प्रेजेंट है। तो मतलब पार्टिकल की लोकेशन के लिए यहाँ पे एक अनसर्टेनिटी, हमें नहीं पता पार्टिकल कहां पे है। वेव ऐसी कोई इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रही है कि पार्टिकल कहाँ एग्जिस्ट करता है, और इसकी जो पूरी की पूरी वेव है वो एक वेवलेंथ के सम अबाउट प्रेजेंट होगी, लेफ्ट राइट प्रेजेंट होगी। मतलब एक वेल डिफाइंड वेव पैटर्न हमें नहीं दिखेगा, हमें दिखेगा कि एक वेवलेंथ के आसपास ही एक वेव सिमट के रह गई है, और ना ही ये पार्टिकल की लोकेशन के बारे में बताती है, मतलब अनसर्टेनिटी बताती है पार्टिकल्स की। ठीक है, अब फॉर्मूला हो गया, इसका डेरिवेशन हो गया। अब हम इसके
न्यूमेरिकल करते हैं। देखो इसका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमें दिया है कि एक फोटोन है, ठीक है, एक फोटोन है और एक इलेक्ट्रॉन है, हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ। मैं सिंपल वेवलेंथ लिख रही हूं। फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, देन which one has more kinetic energy। एक क्वेश्चन तो ये बनता है। अब जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होती है, ये बोर्ड्स में भी आता है ना क्वेश्चन, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होती है। देखो इसलिए मैं दोनों क्वेश्चन को एक साथ करवा देती हूँ। सेकंड क्वेश्चन है फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन हैव सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, then which one has more total energy। देखो जिनको ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसका एक लास्ट क्वेश्चन कर लेना, बाकी सिंपल क्वेश्चन होंगे। जो नीट आईआईटी वाले क्वेश्चन होंगे नेक्स्ट पार्ट में होंगे, ठीक है। तो देखो फोटोन और इलेक्ट्रॉन की अगर वेवलेंथ सेम है तो सबसे पहले तो देखो हम स्टार्ट करते हैं फोटोन से। जो फोटोन होता है उसका रेस्ट मास 0 होता है। फोटोन का रेस्ट मास कितना होगा? 0। दैट मीन्स उसकी जो एनर्जी है, फोटोन की जो टोटल एनर्जी है वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी ही है, इसके पास कोई और रेस्ट मास एनर्जी नहीं है। फोटोन की एनर्जी सिर्फ और सिर्फ है उसकी काइनेटिक एनर्जी, जो किसके इक्वल होगी? हमेशा h²। तो बात चाहे काइनेटिक एनर्जी की हो या फिर टोटल एनर्जी की हो, जो फोटोन की एनर्जी होगी वो हमेशा टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगी? काइनेटिक एनर्जी के इक्वल ही होगी। क्यों? क्योंकि इसके पास कोई रेस्ट मास नहीं होता है, इसलिए इसकी एनर्जी हमेशा ही रहेगी h²। ठीक है। अब यहां से देखो h² c/λ, ठीक है। अब फोटोन की और इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ सेम है। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास? लैम्डा किसके इक्वल होता है? h/mv। अगर पार्टिकल की साथ हम पार्टिकल मोशन में है तो उसके साथ एक वेव एसोसिएटेड होगी जिसका फॉर्मूला बनेगा h/mv। तो लैम्डा की जगह पुट करो, h/λ की जगह h/mv, जिसको हम लिखेंगे hc h/mv। h से h कैंसिल, कितना आ गया? mvc। यहां पे हमने c क्यों नहीं रखा? अगर c कर दोगे तो इसकी एक और एनर्जी बन जाएगी mc²। बट हम मान रहे हैं कि जो फोटोन है अगर उसकी स्पीड c ना हो के थोड़ी सी कम है, v स्पीड है, तब क्या होगा? तो यहाँ पे हमने इसीलिए v को v ही रहने दिया है। वैसे तो फोटोन की स्पीड c ही होती है, बट इन केस अगर वो c नहीं है तो इसका जो काइनेटिक एनर्जी है या टोटल एनर्जी बनेगी mvc। यहां पे भी सेम होगा, डेरिवेशन नहीं कर रही मैं, डायरेक्ट लिख रही हूं mvc। अब इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंपली हमें पता है कोई भी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? 12mv²। ठीक है। देखो बहुत इजी स्टेप है, ध्यान से देखना। 12mv² को मैं क्या लिख सकती हूँ? mv इंटू v/2 कर सकती हूँ, 1/2 mv अलग और यहां से v के डिवाइड में 2 कर दूंगी। ठीक है, हो गया। अब कंपेयरिंग बोथ एनर्जी, अब इसकी टोटल एनर्जी, हम यहाँ पे टोटल एनर्जी की बात नहीं कर रहे क्योंकि हमें निकालनी काइनेटिक एनर्जी, तो इसको काइनेटिक एनर्जी बोलो। कंपेयरिंग बोथ, दोनों को कंपेयर करो, इसमें mv है, इसमें mv है। ठीक है, देखो mvc, एक बार के लिए यहाँ पे कोई सिंबल नहीं रख रही हूं मैं, एक होगा mv v/2। ठीक है, अगर हम कैंसिल आउट करें, mv दोनों में है, mv दोनों में, तो बच गया c v/2। कौन बड़ा है? c बड़ा है या v/2? c बड़ा है, c
बड़ा है, सी बड़ा है, सी बड़ा मतलब एमबीसी बड़ा है, एमबीसी बड़ा है, ये बन गया ना, सी अगर बड़ा है तो मतलब एमवीसी बड़ा है, एमवी बाई 2 से। एमवीसी मतलब काइनेटिक एनर्जी किसकी, फोटोन की, ग्रेटर होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। तो विच वन हैज मोर काइनेटिक एनर्जी, तो आंसर होगा हमारा फोटोन हैज मोर काइनेटिक एनर्जी। समझ आ गया, इजी है, पॉज करके दोबारा सुन सकते हो, समझ सकते हो, कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, अब अगर हम बात करें टोटल एनर्जी की, तो देखो फोटोन की टोटल एनर्जी तो इतनी ही है, और अगर हम देखें काइनेटिक टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो होगी एम सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर क्यों होगी, देखो इसके ऊपर मैं एक अलग से लेक्चर बनाऊंगी रिलेटिविस्टिक एनर्जी के बारे में, तब जाके ये अच्छे से क्लियर होगी कि इसकी टोटल एनर्जी इतनी क्यों है, ठीक है। तो अभी के लिए ध्यान रखो कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल होगी, एम सी स्क्वायर। एम सी स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, एम सी इंटू सी, ये तो है एम सी इंटू वी, बस आगे पीछे किया मैंने, एम सी इंटू वी, और ये एम सी इंटू सी। तो अब देखो टोटल एनर्जी ऑफ फोटोन, कोई सिंबल होगा बीच में, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी होगी, एम सी वी, और यहां से एम सी इंटू सी, एम सी से एम सी कैंसल आउट, वी सी, कौन बड़ा है, सी बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, तो टोटल एनर्जी किसकी ज्यादा होती है, टोटल एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा। विच वन हैज मोर काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी ज्यादा है, क्यों, क्योंकि अब की बार इसकी टोटल एनर्जी एम सी स्क्वायर है, ना कि हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब क्यों, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी भी आ गई प्लस रेस्ट मास एनर्जी भी आ गई। यहाँ पे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में हिंट दे देती हूँ, बाकी डिटेल में एक लेक्चर बना दूंगी, उसमें होगा कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एम सी स्क्वायर, मतलब कि उसकी रेस्ट मास एनर्जी भी है उसमें और काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक है। तो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ज्यादा है और वैसे काइनेटिक एनर्जी फोटोन की ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है। अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है, वैसे देखो अल्फा पार्टिकल होता है न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। सॉल्व करने से पहले इसको देख लो, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम क्या होता है 2He4, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में है, और न्यूक्लियस में क्या है 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, ठीक है। तो अगर हम अल्फा पे चार्ज की बात करें, अल्फा पे चार्ज कितना होता है, दोनों क्वेश्चन में यूजफुल होगी इंफॉर्मेशन। चार्ज कितना होगा, सिर्फ 2 प्रोटॉन का, 2 प्रोटॉन का चार्ज होगा ना, और मास कितना होगा, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 4, लगभग इनका मास अगर हम सेम मान ले, तो वैसे तो प्रोटॉन का मास कम होता है, बट हम लगभग इक्वली होता है, इसलिए हम दोनों का सेम सेम मान लेते हैं। तो मास कितना होगा, 4 टाइम्स होगा एक प्रोटॉन के मास से। अगर हम एक प्रोटॉन का मास, क्योंकि प्रोटॉन के साथ कंपेयर करना है ना, तो अगर एक प्रोटॉन का मास m है तो अल्फा का मास होगा 4m, ठीक है। तो ये ध्यान रखोगे इंफॉर्मेशन, चार्ज डबल होगा एक प्रोटॉन से और मास 4 टाइम्स होगा, क्लियर। अल्फा क्या होते हैं, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, हीलियम के न्यूक्लियस को बोलते हैं हम अल्फा पार्टिकल। तो देखो proton and alpha particle have same kinetic energy, which one has greater wavelength। अब इन्होंने बोल दिया कि जो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल, तो किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो ग्रेटर होगी। काइनेटिक एनर्जी सेम है, हमें बताना है कि विच वन हैज ग्रेटर वेवलेंथ, वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी, तो हम लिख लेते हैं किसकी ज्यादा होगी, लैम्डा पी किसके इक्वल होगा, एच डिवाइड बाई काइनेटिक एनर्जी की टर्म में फॉर्मूला बनेगा ट्वाइस ऑफ एम ई टी, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन अल्फा की टर्म में अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एम अल्फा ई अल्फा, दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अगर हमें कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करोगे तो लैम्डा पी बाई लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू एच ट्वाइस ऑफ एम पी ई पी, और ये टर्म पलट गई ऊपर जाके ट्वाइस ऑफ
एम अल्फा ई अल्फा और डिवाइड बाई एच। ठीक है, एच से एच कैंसल, इसमें 2 से 2 कैंसल, ई अल्फा से ई पी से ई अल्फा कैंसल, यहाँ पे ई पी है यहाँ पे ई अल्फा है, ये दोनों आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। तो इधर क्या बचा, रूट एम अल्फा और रूट एम पी। इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं एक ही रूट में, एम अल्फा डिवाइड बाई एम पी। एम अल्फा की जगह अभी हमने देखा था अल्फा पार्टिकल का मास 4 टाइम्स होता है प्रोटॉन से, तो अंडर रूट 4 मीन्स 2, तो यहां से आ गया लैम्डा पी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ लैम्डा अल्फा। ठीक है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी ज्यादा होगी, प्रोटॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ ज्यादा होगी अल्फा के कंपैरिजन में। तो विच वन हैज ग्रेटर वेवलेंथ, तो आंसर आएगा हमारा प्रोटॉन। प्रोटॉन हैज ग्रेटर वेवलेंथ। सिंपली हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी सेम है, वेवलेंथ का फॉर्मूला पुट कर दो काइनेटिक एनर्जी के टर्म में। अगर सेम काइनेटिक एनर्जी तो काइनेटिक एनर्जी की टर्म में फॉर्मूला लिखेंगे, तो ये फॉर्मूला लिख दिया, डिवाइड कर दिया, सिंपली कैलकुलेशन है, सॉल्व कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन में ये बोल देते अगर सेम काइनेटिक एनर्जी की जगह एक्सीलरेटेड थ्रू द सेम पोटेंशियल डिफरेंस, तब क्या होता, मतलब पोटेंशियल ऑफ P इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ अल्फा, तो तब वेवलेंथ बताओ। अब वेवलेंथ का तब फॉर्मूला किसके इक्वल होगा, H डिवाइड बाई किसके इक्वल होगा, ट्वाइस ऑफ एम ई वी, यही फॉर्मूला बनता है ना। पढ़ चुके हम फॉर्मूला पोटेंशियल के टर्म में, ई वी नॉट लिखते हैं, वी नॉट लिख लो या वी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ट्वाइस ऑफ एम ई पी, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन और पोटेंशियल ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, इसी तरह अल्फा के लिए H डिवाइड बाई 2 मास ऑफ अल्फा, चार्ज ऑन अल्फा और पोटेंशियल ऑफ अल्फा। अब हम दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, H अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एम पी ई पी वी पी, और ये टर्म ऊपर चली गई, ट्वाइस ऑफ एम अल्फा ई अल्फा वी अल्फा और डिवाइड बाई एच। ठीक है, H से हो गया H कैंसल, अब बच गई यहाँ पे 2 से 2 कैंसल, पोटेंशियल सेम है, वी अल्फा से वीपी कैंसल, तो कितना बचा, बचा एम अल्फा ई अल्फा एम पी ई पी। ठीक है, हो गया। अब देखो मास ऑफ अल्फा 4m, मास ऑफ प्रोटॉन m, चार्ज ऑन अल्फा 2e। अगर प्रोटॉन का चार्ज में e बोल दूं तो यहाँ पे अल्फा का चार्ज उसका ट्वाइस होगा, अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले समझाया था ना अल्फा क्या होता है, m से m e से e, कितना आंसर आ गया अंडर रूट 8, जिसको हम लिख सकते हैं 2 रूट 2। ठीक है, तो यहां से लैम्डा p डिवाइड बाई लैम्डा अल्फा आ गया 2 रूट 2 लैम्डा अल्फा। तो अगर यही क्वेश्चन इन्होंने सेम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में पूछ लिया और यही क्वेश्चन सेम पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में पूछ लिया, तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, इजी है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास और आज का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। इन्होंने ग्राफ दिया दो पार्टिकल्स के लिए ए और बी के लिए, ग्राफ किस किस के बीच में, लैम्डा और 1/√v। v क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल है। तो हमें बताना है हैविंग सेम चार्ज, दोनों के ऊपर चार्ज सेम है, विच पार्टिकल इज हैवियर, कौन सा पार्टिकल हैवियर होगा, किसका मास ज्यादा होगा। तो सबसे पहले तो हम इसका वेवलेंथ का फॉर्मूला देख लेते हैं पोटेंशियल की टर्म में, अंडर रूट ट्वाइस ऑफ एम ई वी, यही फॉर्मूला है। तो अब देखो मास बताने के लिए क्या कर सकते हैं, देखो अगर यहां से देखें तो हम इतने अच्छे से बता नहीं पाएंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 1/λv के साथ ग्राफ है। तो इसको तुम थोड़ा सा इस तरीके से समझो, एक बार तो हम ग्राफ ले लेते हैं, हमारे पास मान लीजिए फॉर्मूला हमें पता ही नहीं है, फॉर्मूले के बारे में हमें क्या पता क्या फॉर्मूला, में भी भूल जाए हम, तो उस केस में हमारे पास सिर्फ ग्राफ बचता है
और ग्राफ से हम क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ऐसे कोई डाटा नहीं दिया है, फिर भी हम स्लोप तो निकाल ही सकते हैं। ठीक है, तो स्लोप कहां से, फ्रॉम ग्राफ, फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से स्लोप कितनी आएगी, ये होता है ना स्लोप, dy बाई डी एक्स, dy बाई dx स्लोप होते हैं। तो यहां से देखो dy की जगह कितना है लैम्डा और dx की जगह कितना है 1 बाई रूट वी, मीन्स लैम्डा रूट वी आ गई हमारे पास स्लोप। ठीक है, अब यहां से एक चीज और देख लो, ये तो स्लोप होगी a की, b की भी इतनी ही स्लोप है, b की भी स्लोप इतनी है, बट यहाँ पे जब तुम देखोगे कि सेम वैल्यू ऑफ x के लिए dx अगर सेम है तो dy अलग हो जाएगा, dy डैश छोटा हो जाएगा, तो इसकी जो स्लोप है वो कम है, स्लोप ऑफ b, ग्राफ से ही देख रहे हो किससे कम है, स्लोप ऑफ a से। क्यों, क्योंकि स्लोप में dy और dy बाई dx होता है, अगर मैं dx को सेम भी मान लूं तो dy इसके लिए छोटा है और इसके लिए बड़ा है, तो इसका मतलब स्लोप क्या हो गई, b की स्मॉल हो गई। बट वो भी यहां से देखो स्लोप आ गई हमारे पास, ग्राफ से इतनी स्लोप आई है, यहां से इसकी वैल्यू निकाल लो लैम्डा रूट वी इज इक्वल टू एच डिवाइड बाई वी को उस तरफ ले गए तो नीचे बचा ट्वाइस ऑफ एम ई। ठीक है, ये बच गया, एच कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, हैविंग सेम चार्ज, तो ये भी कांस्टेंट है, तो इसका मतलब लैम्डा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एम के। ये सिंपल मास बोल दो, रूट से हमें क्या लेना देना है, सिंपल मास बोल दो, हमें कौन सा वैल्यू निकालनी, हमें तो ये बताना है जस्ट कि छोटा बड़ा कौन है, तो इसको सिंपली बोल दो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ये जो स्लोप आ गई हमारी किससे आ गई, फॉर्मूले से, और ये स्लोप आ गई हमारी ग्राफ से। ठीक है, तो इसकी जगह मैं स्लोप रख सकता हूं क्योंकि हमने ग्राफ से देखा कि ये टर्म तो स्लोप होती है, तो इसकी जगह लिख दो स्लोप इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, अब मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्लोप, और हमें पता है स्लोप किसकी छोटी है, b की स्लोप छोटी है, b की स्लोप छोटी है, स्लोप ऑफ b लेस देन स्लोप ऑफ a, b की स्लोप छोटी है तो मतलब मास ऑफ 1 बाई मास ऑफ b लेस देन 1 बाई मास ऑफ a, और डायरेक्ट रिलेशन मास ऑफ a लेस देन मास ऑफ b। ठीक है, तो कौन से पार्टिकल का मास ज्यादा निकल गया, b पार्टिकल का। तो जब भी ग्राफ वाले क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले देखा करो कि ग्राफ से कौन सी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं, यहां से स्लोप निकाल सकते थे, फॉर्मूले से वही वाली वैल्यू, मतलब स्लोप निकाल लो फॉर्मूले से, और फॉर्मूले से फिर देखो स्लोप किसके इक्वल आ रही है, फॉर्मूले से आई 1 बाई मास के इक्वल, बस फिर कंपेयर कर दो, इजी है। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसके हाई लेवल के क्वेश्चन देखेंगे, नीट और आईआईटी में जो क्वेश्चन आ चुके हैं।